वंदे मातरम। कुछ भी कहो, ये वंदे मातरम बोलने में बड़ा आनंद और अभिमान महसूस होता है। तो और ऐसा बीच में सरकार ने और सरकारी नेताओं ने बोला था कि अभी हम एक दूसरे को मिलेंगे तो वंदे मातरम कहेंगे। पूरे महाराष्ट्र में एक हमारे श्याम गिरी साहब है कि जो फोन भी आता है उनका तो पहला शब्द रहता है उनका वंदे मातरम, और उन्होंने अपने चैनल पे भी वो रखा है अभी तक और रखेंगे। तो वंदे मातरम एक अलग पहचान है इस स्लोगन की। तो मुद्दा भारत का पे मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का सब्जेक्ट का टाइटल पढ़ने के बाद आप बोलेंगे अनिल जी आपने टाइटल बड़ा अच्छा दिया है, कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मन में भी ये आशंका कुशंका आ रही थी, संशय आ रहा था कि क्या उद्धव ने जैसा बीजेपी को दगा बेईमान दे गया, वैसा दगा फटका विश्वासघात क्या राज भी कर रहे। और ये सवाल आपको मुझे पूछने का बिल्कुल हक है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने जोर देकर ये कहा था कि उद्धव को बुद्धू बनाने की, उल्लू बनाने की जो साजिश है, संजय के शब्द में क्या बोलता है आपको मालूम है, वो फडणवीस साहब ने रची हुई है। वो सूत्रधार है पर्दे के पीछे के, और राज के माध्यम से उद्धव को एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो कितना लालची है। हमने एक सेंटेंस क्या हवा में फेंक दिया तो पीछे ही पड़ गया, लांगुल चालन करने लगा। इसके लोग जगह जगह पे बोर्ड लगाने लगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा आजा आजा, चालू हो गया इनका। आप नहीं आते तो मैं आता हूं आपके पास, ये भी चालू हो गया। अरे पगला गया उद्धव। तो मैंने बोला यार ये सब षड्यंत्र है, और जो देवेंद्र फडणवीस, जिनको कुछ लोग चाणक्य बोलते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र की परंपरा देखते हुए शिवशाही में पेशवाई चलाने वाले नाना फडणवीस भी बोलते हैं, और कुछ लोग आजकल जिस तरह से वो अपने विरोधियों का सफाया कर रहे हैं, महागढ़ी के नेताओं का सफाया कर रहे हैं, या तो डरो या मरो कर रहे हैं, तो महागढ़ी टूट रही है। उनके लोग इधर घबरा के आ रहे हैं, फडणवीस जी के साथ में आ रहे हैं। तू नहीं साथ तो करेंगे तेरे पर मात, इस तरह से फडणवीस साहब जो करे, उसकी वजह से उनको घाशीराम कोतवाल भी कहा जा रहा है। घाशीराम कोतवाल की बड़ी कहानी है, उसके ऊपर पिक्चर, ये तुम्हारा विजय तेंदुलकर जी का नाटक भी था। किस तरह से उसने नाना फडणवीस के पूरे अधिकार अपने पास लेके पूना के ब्राह्मणों का ये किया था। ओह कुछ मर भी गए थे उसमें, एकदम क्या बोलते हैं, ऐसा इमरजेंसी लगा दिया था पूना में उसने, घाशीराम कोतवाल ने। तो वो भी बोलते उनको। मगर मैंने जब बोला कि भाई ये तो चाल इनकी है, देवेंद्र जी की, राज नचा रहा है, खेळवतोय, घोळवतोय, लोळवतोय, असं मनाची में मैंने बोला था। तो आप पूछ रहे हैं ना, स्वाभाविक है, मैं मान लेता हूं कि आपको पूछना है मेरे को, और मुझे जवाब भी देना पड़ेगा कि जो राज ठाकरे मैंने बोला था कि उन्होंने डील कर ली है, फॉर्मूला हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, एडवांस पहुंच चुका है। यस, ये सब मैंने कहा था, मैं नहीं कहा। तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो कैमरे के बाजू से कि आप मेरे ओर देख के पूछ रहे हो कि ये क्या मान रहा है, ये क्या बात है, वो गए कैसे उधर। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर
क्या ये आपकी जो पहले बताई हुई फडणवीस साहब की नीति है? उसने तो लिखा था बामणी कावा। वो बोले महाराष्ट्र में आजकल गनिमी कावा बहुजन समाज का विरुद्ध फडणवीस का बामणी कावा, इनकी लड़ाई चल रही है। बहुत सारे लिखते हैं लोग मुझे। अभी मोबाइल नंबर देता हूँ ना मैं, 9820026019। रोज फोन नहीं करते लोग, आभारी हूं मैं उनका सबका। मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, और मैं पढ़ता हूँ सब। तो वो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या इसमें भी चाल है उनकी? ट्रॉय राजधानी थी, हाँ, उसमें वो शत्रु पक्ष ने बड़े बड़े घोड़े बाहर रख दिए थे किले के, और उसके अंदर सैनिक बिठाए थे। लोगों ने बहुत दिन दिखा कि ये घोड़े तो कुछ कर नहीं रहे, लकड़े के घोड़े है पड़े हैं वहां पे। तो बोले चलो शहर में खिलौना करके लेके आते हैं। 10-15 घोड़े थे, लकड़ी के पड़े हुए थे 2-4 दिन से, तो लेके आए अंदर। किले का दरवाजा बंद कर दिया, बोले चलो खेलते हैं इनसे। तभी वो जो घोड़े थे लकड़ी के, उनमें से 100-200-500 सैनिक बाहर निकले और पूरे राजधानी ट्रॉय की जो थी खत्म कर दी। तब से ये ट्रोजन हॉर्स, ये कहावत है, ट्रोजन हॉर्स, छुपे हुए सैनिक, दूसरे बहाने। तो क्या ट्रोजन हॉर्स है राज ठाकरे? ऐसा भी सवाल मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि ये भी फडणवीस की कोई चाल है कि ऐसा दिखाने के लिए कि भाई मैं तो सरकार के खिलाफ जा रहा हूं। हाँ चलो उद्धव जी, असल में ये है बात, आप बोल रहे वो भी सही है, मुझे सुनाई दे रहा है बिना बोले कि उद्धव ने तो अपना मामला अलग किया था 7 तारीख को, इन्होंने अपना मामला अलग किया था आषाढ़ी एकादशी के दिन। मराठी होते हुए इनको मालूम नहीं था कि आषाढ़ी एकादशी है 6 को। एक कैसा मराठी संस्कृति का अभिमानी है यार, इसको आषाढ़ी एकादशी 6 तारीख को ये मालूम नहीं था। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपना आदमी है। तो बाद में दोनों ने बोला कि अरे 2 मोर्चे निकलेंगे अच्छा नहीं दिखेगा, चलो एक कर देते हैं। पहले शरद पवार बोले की असं कुणीतरी बोलवलं म्हणून आम्ही काय मोर्चा बिर्चात जाणार नाही। कौन बोले? शरद पवार बोले। कल देखा तो नजर और भी बदल गया था। बोले 2 ठाकरे काके जो कर रहे हैं मोर्चा 5 तारीख का, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। तो राष्ट्रवादी भी आ रही है। इन्होंने तो यहां तक किया कि शिंदे और अजीत दादा को भी आमंत्रण दे दिया कि ये भाजपा की पॉलिसी है। अरे पागलो, पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है। शिंदे उपमुख्यमंत्री है, अजीत दादा उपमुख्यमंत्री है, एक कंबाइंड डिसीजन है, सब पूरे कैबिनेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते। क्या पागल हो गए हो क्या कि उनको बुला रहे हो मोर्चा में आ जाओ? थोड़ा तो सेंस रखो यार। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार अपने ही खिलाफ, अपने ही मंत्री निषेध। हाँ चलो छोड़ो, बचपना है आपका, माफ कर देता हूं। मगर लोगों को लगता है कि या तो ट्रोजन हॉर्स करके अंदर घुसने का महागढ़ी के, और बाहर बाद में आए मौके पर निकल के कत्ले आम करने का पॉलिटिकल। ये फडणवीस साहब की चाल है। ये ट्रोजन हॉर्स है राज ठाकरे, जो घुस रहा है महागढ़ी में, इन वक्त पर बाहर निकल आएगा और फिर हंगामा मच जाएगा। अरे बाप रे, हम तो निराधार हो गए। तो दूसरा एक, मेरे को आज एक बड़े पत्रकार ने बताया कि वो बोले अनिल जी मुझे ऐसा लगता है, मैं क्या है ना 2-4 जो व्यू पॉइंट है वो आपके सामने रखता हूं, फिर मेरा भी रखता हूं, फिर फडणवीस साहब का जो है वो भी रखता हूं, शिंदे साहब का भी। तो एक ने मुझे बोला कि अनिल जी आपके ध्यान में ये आना चाहिए, तो आप जो बोल रहे राज ठाकरे उनका ट्रोजन हॉर्स है, गरमी कावा बामणी कावा है, ये वहां जाके वो अंदर से नासधूस करेगा, ये बाहर से ढाकढूम कर देंगे। बोला ऐसा नहीं है अनिल जी, ये आगामी विधानसभा अधिवेशन में, अरे महाराष्ट्र में कम से कम 10 मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर जनता के मन में प्रक्षोभ, क्षोभ, राग, संताप, द्वेष भरा हुआ था, ठूस ठूस के भरा हुआ था। ये कब असेंबली चालू होती है, और एक 10-12 मुद्दे उन्होंने बताए, वो उसकी लिस्ट में गिनवा रहा हूं, टाइम कम है। बोले ये 10 मुद्दे पर ये अधिवेशन में चर्चा होती थी तो सरकार नंगी हो जाती, बेआबरू हो जाती थी सरकार की। ये हिंदी का मुद्दा निकाल के
पूरा का पूरा फडणवीस ने अधिवेशन का लाइन ही बदल दिया। ना उन 10 मुद्दों पे कोई चर्चा होगी, ना सरकार की इज्जत जाएगी, सरकार बेआबरू नंगी होने का डर ही नहीं। पूरा का पूरा एक तो विधानसभा में गोंधल करेंगे, गड़बड़ करेंगे, उनमें से कई लोगों को सरस निकाला जाएगा, या तो हल्ला गुल्ला मचाता रहेगा। सरकार फाट 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 अपने विधेयक आवाजी मतदान से साफ भी कर लेगी, करते हैं ना। और जो मुद्दे पर महाराष्ट्र में चर्चा होती तो सरकार मुसीबत में आ जाती, बदनाम हो जाती, बेआबरू हो जाती थी, वो मुद्दे आएंगे ही नहीं। आएगा क्या? हिंदी 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 हिंदी। तो शायद अनिल जी ये भी आप तलाश करो कि कहीं इसके पीछे ये तो नाटक नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी के लोग अभी प्रवक्ता प्रवक्ता नेता उपनेता कार्यकर्ता सब बोल रहे, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं हिंदी के साइड में, इसमें साइड में, तो शायद ये तो नहीं है कि वो 10-12 जो मुद्दे अधिवेशन में इनको बेआबरू करते थे उनको दबाने के लिए अच्छा है हिंदी के ऊपर ही चल रहा है सब। ये भी एक अंदाज लोग लगा रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सच्चाई है, ये भी मुझे मानना पड़ेगा, सच्चाई है। मगर और एक बात है, उसका भी जिक्र एक मेरे मित्र ने किया है। उसने बोला कि ये जो इलेक्शन हुआ ना विधानसभा का, उसके बाद के सिचुएशन में वो बोले अभी मराठी आदमी, ये मुंबई महापालिका का नाटक है, क्योंकि मुंबई महापालिका से सत्तारूढ़ पार्टी को हर साल कम से कम 5-10 हजार करोड़ मिलते हैं। कितने? 5-10 हजार करोड़। अरे वो तो जाधव ने बोल दिया था ना, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, उसने बोला 9,000 करोड़ तो मैंने अकेले दिया। उद्योग का मेन सोर्स महापालिका था। अब वो अगर जीतनी है तो मराठी और मराठीतर, भाई मुंबई में मराठी कितने हैं? लास्ट इलेक्शन में जो वोटिंग हुआ उसका हमारे टीम ने मुझे विधानसभा इलेक्शन का दिया है, उसमें 35.96, मैं 36 पकड़ो, कौन है? मराठी। और 36 छोड़ के ये 4 और वो हो गए 64% यार जो मराठी नहीं बोलते वो है। तो ये लड़ाई फडणवीस ने कैसे कर दी? हिंदी पहली में डालना 1 घंटा ही दे रहा है वो उसको, ये भी विरोधियों को मालूम नहीं है और भूसे को भी मालूम नहीं है, शिक्षण मंत्री को 1 घंटा देना है हफ्ते में, वो पीटी का अवरव रहता है वैसा। तो 65% तुम्हारे लोग, ये 36 छोड़ के 64% लोग, 64% लोग, 64% लोग भाई महाआघाड़ी के और शिवसेना के खिलाफ जाएंगे। तो क्या होगा? एक बात बता देता हूं, आज ही बता देता हूं। आज मेरी बात हो गई किसी से, बीजेपी के बड़े नेता से, उसने बोला ये पागल है, वो हमारा भी ये नेता है, वो भाजपा का, उसने बोला पहला उत्तर भारतीय महापौर होगा। बोला जिंदगी में नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं करेंगे। अरे उनको जहां जो देना है वो देंगे, उनको जो चाहिए वो देंगे, मगर उनको महापौर करके कौन बदनाम होगा महाराष्ट्र में? नहीं होगा। हमारा मराठी महापौर कौन होगा ये भी तय, शायद मैं आपको 4-8 दिन में उसका नाम भी बता दूंगा। स्टैंडिंग कमेटी एकनाथ शिंदे के पास जानी है ये भी तय है। उप महापौर पद या तो अजीत दादा या मनसे के पास जाएगा, ये भी रचना है। तो एक याद रखो, फडणवीस के खिलाफ जाने की राज ठाकरे जी की हिम्मत नहीं है। और इतना कुछ होने के बाद उद्धव और उनकी चर्चा चालू है, मिले नहीं ना अभी तक। अभी बोलते हैं उस दिन मिलेंगे, मगर वहां सुप्रिया सुळे होगी, दूसरे भी लोग होंगे, उनमें से एक रहेंगे, बैठ के थोड़ी बात कर रहे, नहीं कर रहे। संजय राउत कर रहे हैं, संजय राउत तो हमेशा एक्टिव है भाई। एकनाथ शिंदे के जो बगावत है उसका सूत्रधार भी मैं बोलता हूं, दोस्त हूं, लेकिन बोलता हूं कि उसका सूत्रधार भी संजय राउत ही था। जाहिर तौर पे बोला हूं अनेक बार,
कोई इनकार नहीं कर सकता। तो फडणवीस साहब के खिलाफ राज ठाकरे देगा नहीं देगा, जो चाहेंगे फडणवीस, शायद आपको लगेगा कि ये बगावत कर रहा है राज ठाकरे फडणवीस के खिलाफ, इतना डील होने के बाद नहीं होगा। राज ठाकरे की निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा, प्यार जो भी है वो फडणवीस जी के साथ है। फडणवीस ने उनको एक बंधन में बांध लिया है। वो बंधन क्या है, कैसा है, मैंने थोड़ा सूचित किया। आज के लिए इतना बस है। राज ठाकरे उद्धव की तरह दगा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। धन्यवाद।